वक्फ बोर्ड को इतना पावर दिया किसने कि वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति कैसे मिली? कांग्रेस की सरकार के वजह से मिली कि नहीं मिली, ये आप सोचिए। सरकार ने ही शक्तियां दी थी और सरकार ही सीमित कर रही है। तो ये देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक संस्थानों से चलेगा, न्यायालय से चलेगा, किसी के व्यक्तिगत बनाए गए कानून से नहीं चलेगा, किसी के धार्मिक कानून से नहीं चलेगा। साथियों नमस्कार। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पिछले मानसून सत्र के दौरान संसद के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 जिसमें 40 प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था और इस पर तमाम दलों ने अपनी अपनी राय रखी। तमाम दलों के सांसद ने अपनी अपनी बातें संसद के अंदर रखी और कई सारे सांसद ने कहा कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लाना जरूरी नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो पहले से एक्ट चला रहा है, जितनी शक्तियां उसे दी गई हैं, उसको बदलने की, अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। वहीं बहुत सारे सांसदों ने अपनी बात में रखा कि केंद्र के द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिलनी चाहिए और इसे पास करना चाहिए और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लागू करना बहुत जरूरी है। साथियों बने रहिएगा वीडियो में, पूरा वीडियो अवश्य देखने की कोशिश करिएगा। आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। साथियों पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वक्फ बोर्ड भारत के अंदर कब से सक्रिय हुआ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं इस तथ्य को समझें और जानें। ब्रिटिश सरकार के समय 1913 में वक्फ बोर्ड को गठित किया गया। फिर 10 वर्ष के बाद फिर से 1923 में वक्फ बोर्ड का एक्ट लाया गया जिसका नाम मुसलमान वक्फ अधिनियम रखा गया। फिर देश आजाद हुआ 1947 में। फिर उस समय के प्रधानमंत्री कांग्रेस सरकार के जवाहरलाल नेहरू जी 1954 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत वक्फ बोर्ड को ताकत दी जाती है, एक्ट को और मजबूती प्रदान की जाती है अमेंडमेंट करके, और ये पावर दी जाती है वक्फ बोर्ड को कि वो अपने जमीन को भारत के अंदर चिन्हित करें कि उनकी जमीन कहां कहां है, ताकि उन्हें वो जमीन अल्पसंख्यक मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में ला करके दिया जाए। कुछ इस तरह का प्रस्तावना हुआ उस समय पास। फिर उसके बाद 1964 में एक और अधिकार दिया जाता है। पुराना एक्ट था उसको अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें और शक्तियां दी जाती हैं, उसमें जो एक्ट है उसमें और सैंक्शन जोड़े जाते हैं और उस सैंक्शन के तहत और उसमें पावर दी जाती है वक्फ बोर्ड को कि वो जिस प्रॉपर्टी को सोचते हैं कि वो उनकी है वो उसको अपना सकते हैं, उसके लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय में बोल सकते हैं और वो उस जमीन को अपने कब्जे में ले सकते हैं। और साथ ही में एक और इनको पावर दिया गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय केंद्र सरकार में उनको एक सलाहकार के रूप में रखा गया वक्फ बोर्ड को कि आप ऐसे जो आपकी संपत्तियां हैं जो आपको पता चलती हैं उसके बारे में आप सरकार को बताएंगे, सलाह देंगे कि वो संपत्ति किस तरह से आपको सौंपी जाए, आपका कब्जा दिलाया जाए, एक सलाहकार के रूप में। यानी अगर कहा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइजरी बॉडी के रूप में वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया जाता है। वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार 1964 में दिया गया। फिर कांग्रेस की ही सरकार ने 1995 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, अमेंडमेंट करके एक और इनको पावर दिया जाता है कि ये अपनी संपत्तियों की निगरानी करने के लिए अब राज्यों में अपने वक्फ बोर्ड के गठन कर सकते हैं और प्रत्येक राज्य में जो ये महसूस करते हैं
या चिन्हित करते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है या हो सकती है, तो वो इनकी संपत्ति मान ली जाएगी। वो अपनी संपत्तियां अपनी निगरानी में रख सकते हैं, या जिन्हें ये महसूस करते हैं कि ये संपत्ति हमारी हो सकती है या रही होगी, वो ये लेंगे। और साथ ही में राज्यों के अंदर वक्फ बोर्ड का गठन करके वहां पर भी ये अपनी संपत्तियों को अपनी निगरानी में रख सकते हैं, और इन्हें लगता है अगर कि ये संपत्ति हमारी है तो उसको वो ले भी सकते हैं। और फिर आता है कांग्रेस का ही वो शासन 2013 का, वो समय जब वक्फ बोर्ड में बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि पहले इतना अधिकार तो दिया गया लेकिन उसमें ये बातें थी कि जिस संपत्ति को ये बोलते हैं उसके बारे में जिसके पास अगर कुछ पेपर है तो वो अपनी बात रख सकता है, कह सकता है, न्यायालय में जा सकता है। लेकिन उन सारी चीजों को बिल्कुल हद बेहद सब पार कर दी गई 2013 के वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के अंदर, कि आप जो सोच लिया आपने कि ये जमीन वक्फ की है तो वो वक्फ अपने पास रख लेगी। जो भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में पहले से रहता आ रहा है वो ना कोर्ट जा सकता है और ना ही सरकार के किसी संस्थान में जा सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जा सकता है। सारे कोर्ट से बड़ा वक्फ बोर्ड का कार्यालय होगा, वक्फ बोर्ड ऑफिस जाना होगा। यानी अगर कहा जाए तो वक्फ बोर्ड तय करेगा। यानी कि अगर एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं कि जो चोरी कर रहा है उसी से न्याय की अपेक्षा करना आपको जरूरी है। जो सामान आपका चुराता है उससे कहेंगे आप न्याय करने के लिए। ये 2013 में लगभग ऐसे एक्ट को पास किया गया। आप न्यायालय नहीं जा सकते, आपको जाना होगा जो आपकी जमीन हड़प रहा है उसके पास। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा गोविंदपुर नाम से बिहार के अंदर पूरे गांव को वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी, वहां बोर्ड लगा दिया। और दिल्ली के अंदर डीडीए की जमीन, एएसआई सर्वेक्षण की जो संस्था है उसकी जमीन, और जंगल के अंदर तमाम जगह इन्होंने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, जगह जगह मजारें बना रखी हैं और उसको अपनी जमीन ये बताते हैं। और अब इसमें कितनी सच्चाई है कि अंबानी की जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर में आती है, ये भी कहा गया। और ऐसे तमाम कई जगह हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप में दिखाता हूं, कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसमें ये तमाम जगहों को, तमाम सरकारी संपत्तियों को, व्यक्तिगत संपत्तियों को ये अपना बताते हैं। ये इतनी सारी शक्तियां इन्हें कांग्रेस सरकार ने क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष के बाद वक्फ एक्ट को अमेंडमेंट करके दी। तो पहले आप कुछ वीडियो क्लिप आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इनको शक्तियां कैसे दी गई और इनसे शक्तियां छीनना कितना जरूरी है। मंदिर पर वक्फ बोर्ड की नजर। 1500 साल पुराने मंदिर पर वक्फ का दावा। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जेपीसी का मंथन जारी है और इसी बीच अब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नया दावा कर दिया गया है। चेन्नई के इस मंदिर में आसपास के लोगों की गहरी आस्था है। हजारों साल से यहाँ हिंदू भक्त पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन अब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन उनकी है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का दावा है कि मंदिर और आसपास के गांव वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही बसाए गए हैं। ये पूरा इलाका कई एकड़ में फैला है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का कहना है कि 385 एकड़ की संपत्ति दान में दी गई थी, जिसके बाद ये इलाका 600 एकड़ में फैल गया। इस दावे के बाद लोगों ने जिला प्रशासन से इस बात की शिकायत भी की। वक्फ बोर्ड के इस दावे से ग्रामीण भी हैरान हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी मंदिर या गांव को लेकर ऐसा दावा किया गया हो। अब वक्फ बोर्ड बिल जेपीसी के पास है। पक्ष और विपक्ष के नेता मिलकर इस बिल पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इस तरह से मंदिर और गांवों पर वक्फ बोर्ड का अधिकार जताना कितना जायज है। जी न्यूज की टीम लगातार पड़ताल कर रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में आखिर कैसे कोई जमीन वक्फ की हो जाती है, कैसे वो इस पर अपना दावा ठोक देते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग हों या फिर इन्हें देखने आने वाले पर्यटक, ये दो तस्वीरें सबने कई बार देखी होंगी, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन सभी जगहों पर एएसआई की बजाय वक्फ अपना दावा ठोक रहा है। यही वजह है कि अब कहा जाने लगा है कि न खाता न वही, जो वक्फ कहे वही सही। बोर्ड ने
कुछ हिंदू परिवार और कुछ मुस्लिम परिवार को नोटिस दे दिया है ज़मीन खाली करने के लिए, उस पर विवाद है। हमारे साथ मौजूद हैं संजय जायसवाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बीजेपी के चीफ विप भी हैं और साथ साथ जेपीसी के मेंबर हैं। संजय जी, आप गए आज गोविंदपुर गांव, वहाँ आपने क्या देखा? वहाँ हम भी ग्राउंड रिपोर्ट किए थे, वहाँ पर देखा कि काफ़ी विवाद है ज़मीन को लेकर, उनको नोटिस दे दिया गया है खाली करने के लिए। नोटिस दिया गया था, अभी भी वहाँ पर यह नोटिस टंगा हुआ है कि आप ज़मीन खाली करें, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना वह नोटिस वापस ले लिया और यह बताता है कि वहाँ का जो मुतवली है वह किस सीमा तक कानून की बात नहीं मानता है। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उस आदमी ने सबसे पहले जितनी भी वहाँ की सरकारी ज़मीन थी सबों को अपने नाम पे करवाया। उसका सबूत मेरे पास है। 2021 में लोगों ने ऐतराज़ किया कि आप सड़क की ज़मीन और कुएं की ज़मीन आपके नाम पे कैसे, तो उन्होंने ये सारी संपत्तियां वक्फ घोषित कर दी। मंदिर और सरकारी संपत्तियों के बाद दिल्ली में मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए मुसलमानों की जमीन पर भी दावा पेश किया है। ओवैसी इसी वक्फ बोर्ड की अनलिमिटेड ताकत को बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। पर आज सिर्फ यूपी ही नहीं, तेलंगाना के वक्फ बोर्ड की सच्चाई भी ओवैसी की जुबान पर आ गई है। मोदी ये बोल रहे हैं कि अब ये कानून जब खुदा ना खास्ता बन गया तो ये 33,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज जो तेलंगाना में है, इसमें 90% के पास डीड नहीं है, रजिस्टर्ड डीड नहीं है, तो वो क्या होंगे? वक्फ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ना वक्फ। जब कानून बोलेगा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ, रजिस्टर्ड डीड नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर डाका डालने का प्रोग्राम बन रहा है। अरे रुकिए, अब इस आंकड़े में एक संपत्ति को कम कर दी, वजह क्या है वो भी इनसे ही सुनिए। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? अरे हम बताए देते हैं कैसे। सिंपल सा तो जवाब है, जनाब जिसकी जमीन है वो ले जाएगा, ठीक वैसे ही जैसा यूपी के कौशाम्बी में हुआ। कौशाम्बी में वक्फ द्वारा कब्जा की गई 96 बीघा जमीन को छुड़ा लिया गया है और इस संपत्ति को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया। ये तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। लेकिन लगता है उस वक्त इनकी जुबान पर साक्षात मां सरस्वती बैठी। बिल में तो अभी संशोधन हो ही रहा है, लेकिन इस बीच यूपी से यह खबर आई, यूपी के कौशाम्बी में ये जो जमीन आप देख रहे हैं उसे वक्फ के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। सिराथू तहसील के कड़ा धाम में 96 बीघा जमीन का प्रकरण वर्ष 1950 से कोर्ट में चल रहा था। मामला तत्कालीन एसडीएम कोर्ट में था। शासकीय अधिवक्ता ने प्रकरण का गंभीरता से अध्ययन किया। इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। सभी बिंदुओं की छानबीन के बाद आखिरकार वक्फ बोर्ड से 96 बीघा जमीन 1 साल पहले वापस ले ली गई। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा माफीनामे में दी गई थी, लेकिन आखिरकार इसमें इंसाफ हुआ है। यूपी के कौशाम्बी का यह मामला पूरे देश के लिए एक नजीर है, क्योंकि मंदिर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, घर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, पानी की टंकी पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, सरकारी दफ्तर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, जो आप देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, दोनों बातों पर आपको हैरानी हो रही होगी। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर इतने प्राचीन मंदिर पर वक्फ बोर्ड का कब्जा कैसे हो सकता है। इतने बड़े और छोटे मंदिर में जहां हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, वहां वक्फ बोर्ड का क्या काम। लेकिन यह सच है, इस पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदू है, लेकिन वक्फ बोर्ड की दादागिरी देखिए कि पूरे के पूरे गांव की जमीन को अपनी जायदाद घोषित कर दिया। अब आपको इस जगह का परिचय बताते हैं।
ये गांव तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली में त्रिची के पास बसा है तिरुचिथुरई। आज से नहीं, 50-100 सालों से भी नहीं, बल्कि कई सदियों से एक गांव यहीं पर अडिग है। यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, पुराने घर हैं, लेकिन अब इन सब पर वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जता रहा है, जबकि यहाँ की आबादी हिंदू है। इस गांव पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। गांव वालों को अब वक्फ बोर्ड का हुक्म मानना पड़ता है। ये रहे वो दस्तावेज जो इस गांव के लोगों को लाने पड़ते हैं। ये एनओसी है जिसे वक्फ बोर्ड जारी करता है। इस एनओसी के बाद ही कोई परिवार अपनी जमीन का सौदा कर सकता है। इस मंदिर को एक बार फिर से देखिए। ये मानिदिया वल्ली समिथा चंद्रशेखर स्वामी का मंदिर है। दस्तावेजों और सबूतों के मुताबिक ये मंदिर 1500 साल से भी पुराना है। इस मंदिर के पास तिरुचेंथुरई गांव और उसके आसपास 369 एकड़ की संपत्ति है, लेकिन आज उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब आपको बताते हैं कि यह मामला कैसे सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजगोपाल नाम के एक शख्स ने 1992 में इस गांव में जमीन खरीदी। राजगोपाल जब जमीन बेचने रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचे तो सच्चाई सामने आई। रजिस्ट्रार ने बताया कि जो जमीन उन्होंने खरीदी उसका असली मालिक अब वक्फ बोर्ड है। जमीन बेचने के लिए उन्हें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। लोगों को भनक भी नहीं लगी और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड इस पूरे गांव की जमीन का मालिक बन गया। तमिलनाडु की सरकार सोती रही और वक्फ बोर्ड ने इस गांव की जमीन, मंदिर सबको हड़प लिया। अब ये 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड का है। ये दफ्तर, ये टंकी, ये जमीनें सब कुछ वक्फ बोर्ड के नाम की जा चुकी हैं। सनातन धर्म मंदिर पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी, यहाँ है प्राचीन शिव मंदिर और शमशान। मंगलापुर स्थित शिव शक्ति काली माता मंदिर, महावीर एनक्लेव का प्राचीन शिव मंदिर। इन हर जगह पर वक्फ बोर्ड का दावा कि ये मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने। इन मंदिरों की स्थापना तब हुई जब वक्फ बोर्ड का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में वक्फ मंदिरों पर किस आधार पर अपना हक जमा रहा है? हिंदू मंदिरों पर वक्फ का दावा। दिल्ली लैंड पर वक्फ की नजर। डीडीए प्रॉपर्टी पर वक्फ का क्लिक। हिंदू संपत्तियों पर वक्फ दृष्टि। वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव आते वक्फ बोर्ड तिलमिला उठा और साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की एक रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उसे देखकर तो यही समझ आता है कि न खाता न बही, वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। पर वक्फ बोर्ड अपना हक जता रहा है, लेकिन इन दलीलों के बीच मजार का मंजर भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। भोपाल के सबसे बड़े गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर और उसके आसपास मस्जिद को बड़ा रूप दिया जा रहा है और धड़ल्ले से मजारों की तादाद बढ़ाई जा रही है, जिस पर बवाल मच गया है। देखिए जी न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मशहूर हमीदिया अस्पताल, यहाँ मजार की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। हमीदिया अस्पताल के नाम से पहचाने जाने वाले इस परिसर में मजारों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। रंग रोगन दिखा रहा है कि ताजा ताजा नए नए रखे गए, वहां पर जाएंगे वो भी रखा हुआ है। जहाँ धरती का भगवान है वहां दूसरे धर्म के नाम पर धंधा करने की दरकार क्या है? डॉक्टर परेशान है और हैरत में। कई तो ऐसी भी हैं जो हॉस्पिटल के बीचों बीच मजारे बना दी। हाँ, कोई खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहा है और इस बात का फायदा उठाते हुए मजारों की तादाद बढ़ती जा रही। मजारों की रंगाई पुताई के साथ ही वहाँ लोहे के गेट भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन मजार के खादिम इस बात को कैमरे के सामने भी मानने को तैयार नहीं दिखे। तो आपने देखा कि कुछ ये जो न्यूज चैनलों पे कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं और ओवैसी जो कि यूपी के बारे में जो बोल रहे हैं। आप सोचिए कि सारे कुछ इनके हैं, जिसको ये बोल दें, जिस प्रॉपर्टी को ये बोल देते हैं कि ये इनकी है तो वो इनकी हो जाएगी, चाहे कोई आधार हो पेपर का या ना हो। तो संशोधन कितना जरूरी है और ऐसे जमीनों को सरकार को अपने पास तुरंत लेना चाहिए, और नहीं तो जो प्रॉपर्टी इनके पास है इनकी पेपर देखना
नहायत जरूरी है। मैं मानता हूं कि पहले की प्रॉपर्टियां या 10, 20, 25, 50 साल, 75 साल, 80 साल पहले से हम लोग भी या आम भारत का नागरिक ग्रामीण अंचल में, शहर से सटे इलाकों में, जंगल के एरिया में जो रहते हैं, उनके पास भी कोई रजिस्ट्री और का पेपर, बैनामा का पेपर नहीं होगा। वो भी सरकारी जमीन है और वहां वो वर्षों से रहते आए हैं, उनके पास भी कागज नहीं है, लेकिन मालिक वो हैं। लेकिन ऐसे कुछ बिस्वा जमीन होते हैं, कुछ बिगहे जमीन होते हैं, लेकिन 9-10 लाख एकड़ जमीन ये समझ से परे है। रहने खाने पीने के लिए कुछ जमीन हो सकता है, कुछ बड़े लोग हैं, कुछ प्रॉपर्टियां बना लेंगे, खरीद लेंगे, वो कुछ हद तक समझ में आता है। अब आते हैं हम लोग इस बात पे कि वक्फ बोर्ड को इतना पावर दिया किसने दिया। ब्रिटिश सरकार के समय ये गठन होता है, 1923 से एक्ट बनता है और उसके बाद शक्तियां इनकी बढ़ाई जाती हैं, हमेशा अमेंडमेंट करके। एक वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगातार इनको ताकत पे ताकत दी जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू धर्म का बोर्ड हो, जैन धर्म का बोर्ड हो, पंजाबी लोगों के लिए जो है सिख भाई के लिए कोई सिख बोर्ड हो, जैन बोर्ड हो और तमाम चीजें हैं, कई धर्म है, पंथ है, उनका बोर्ड हो। नहीं, जब संविधान बन गया और संविधान में 2 चीज, शब्द वक्फ शब्द तो अभी भी नहीं है और उसमें सेकुलर शब्द किसने डाला? जो संविधान की कॉपी लेकर के घूमते हैं, कितनी बार उन्होंने इस संविधान को अमेंडमेंट किया है वो ये नहीं बताते। और ये अमेंडमेंट करके इतनी बड़ी शक्ति एक मुस्लिम समाज को, मुस्लिम वर्ग को दे दिए। और देश के अंदर कई धर्म पंथ मजहब के लोग हैं, उनके लिए कोई भी एक्ट नहीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके तबके के गरीब को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रस्तावना नहीं, कोई बातचीत नहीं। और चालाकी देखिए कि कुछ राज्यों में अभी वक्फ बोर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेरा तथ्य सुनिए आप। हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत साबित हूं तो मुझे माफ करिएगा। कई ऐसे राज्य हैं, मैं नाम बता रहा हूं आपको, गोवा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, दमन और दीव है। इन राज्यों में वक्फ बोर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेरा तथ्य है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ईसाई बाहुल्य है और वक्फ को इतनी ताकत देने वाली कौन थी? कांग्रेस सरकार। और जब 1980 के बाद कि जो कांग्रेस है वो कहीं न कहीं इस देश के अंदर ईसाइयत को बढ़ावा देने में बहुत तेजी से काम किया है, ये मेरा तर्क है। और ईसाइयत को बढ़ावा देने के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक पर भी पूरा ध्यान रखा गया है। मुस्लिम को वक्फ बोर्ड के रूप में बहुत बड़ी ताकत दी गई, लेकिन साथ ही में उनको ईसाई को डिस्टर्ब न करने पाए। वो जहां ईसाई बहुल्य एरिया है, राज्य है, उन्हें वो डिस्टर्ब न करने पाए। इसके लिए उन राज्यों में जो वक्फ राज्य बोर्ड का गठन होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये मेरा तर्क है। हो सकता है कि मैं गलत तर्क दे रहा हूं तो आप करेक्ट करिएगा, कुछ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन ये मेरा तथ्य है। क्योंकि जितने भी राज्यों के हमने नाम लिए वहां पर ईसाई समुदाय ज्यादा है, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए वक्फ को वहां पर उन राज्यों में बोर्ड बनाने का आदेश नहीं दिया गया। कई ऐसे केंद्र शासित भी प्रदेश हैं। तो वक्फ बोर्ड को, संविधान को कुचल करके कहा जाए तो संविधान की आत्मा को तार तार करके कई बार कांग्रेस ने संविधान एक्ट को अमेंडमेंट कर करके संविधान की आत्मा को छलनी किया है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही संविधान के अंदर अमेंडमेंट हो रहा है। और अमेंडमेंट भी इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति की जाए। अब आप बताइए कि वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति कैसे मिली? कांग्रेस की सरकार के वजह से मिली कि नहीं मिली, ये आप सोचिएगा। ये आपके बुद्धि विवेक के ऊपर है कि जब देश आजाद हुआ और उसके पहले और आजादी के बाद से वक्फ को इतनी शक्ति संविधान को अमेंडमेंट कर करके किसने दी? कांग्रेस ने दी। और वो संविधान लेकर के हाथ में चलते हैं और बोलते हैं कि वर्तमान की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कितना झूठा प्रोपगंडा। तो वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां सरकार ने दी, संविधान की आत्मा को कुचल कुचल करके दी।
तो आज उनकी शक्तियां अगर इस समय की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जो वाकई में लोकतांत्रिक ढंग से पिछले 3 बार से चुन करके आ रही है, क्योंकि यह ऐतिहासिक है। 2 बार देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से चुन करके भेजा और इस बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना देश की जनता ने और एनडीए को पूर्ण बहुमत से चुन करके संसद के अंदर भेजा, देश की सत्ता की बागडोर सौंपी। तो क्या पहले की सरकारों ने जो इतना पावर वक्फ बोर्ड को दिया जो कि नाजायज है, उसको वर्तमान की सरकार कुछ अमेंडमेंट करना चाहती है, कुछ अधिकार सीमित करना चाहती है और उस पर जिला मजिस्ट्रेट को जांच करने का, मुआयना करने का, परखने का आदेश देती है। एक ऐसा अमेंडमेंट बिल लाया जाता है कि जिसमें जिला मजिस्ट्रेट उनकी प्रॉपर्टियों का अवलोकन करेंगे। तो क्या गलत है? सरकार ने ही शक्तियां दी थी और सरकार ही सीमित कर रही है। पहले की सरकारें जो कानून बनाती थी उसको सुधारने के लिए कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। क्या होता था, कैसे होता था, उस बात में मैं अभी नहीं जाऊंगा। कभी किसी वीडियो में पहले की सरकारों के विषय में मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन जिस तथ्य पे मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में, उसी पर हम बात करेंगे। सरकार ने शक्ति दी और इस सरकार ने, जो कि संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से, संविधान के अनुसार देश के जनता के द्वारा ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार चुना गया है, जो कि देश की जनता ने वोट देकर के चुना है। ऐसा पहले नहीं हुआ है। लगातार 3 बार कोई प्रधानमंत्री रहा होगा, लेकिन कैसे, ये आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी। पटेल जी उस समय वोटिंग के हिसाब से प्रधानमंत्री थे, लेकिन सारे हथकंडे अपनाए गए और कैसे प्रधानमंत्री बना दिया गया नेहरू जी को सभी लोग जानते हैं। तो वो एक प्रकार से जबरदस्ती बनाए गए थे। वो लोकतांत्रिक ढंग से चुन करके नहीं आए थे। लोकतांत्रिक ढंग से ये ऐतिहासिक है, जनता के द्वारा 3 बार चुन करके गए हैं और वो वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट, जो एक्ट है उसको अमेंडमेंट करके उनके शक्तियों को सीमित करना चाहते हैं। क्योंकि जहां हो, जिसे हो, जिस गांव को हो, जब इस्लाम ही नहीं था उसके पहले से जो मंदिर है उसको, उस मंदिर को अपनी भी प्रॉपर्टी बताते हैं। तो क्यों ना संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट क्यों ना किया जाए वक्फ बोर्ड एक्ट में। ये मेरे हिसाब से और हर उस हिंदुस्तानी के मन मस्तिष्क के हिसाब से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं इस तथ्य पर नहीं जाऊंगा कि सारे धर्म पंथ मजहब का एक अपना बोर्ड हो, उनको भी ऐसी शक्तियां दी जाएं। नहीं, ये टकराव की स्थिति होगी। एक को इतनी शक्ति दी गई तो वो कितना अनर्गल कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। संविधान के हिसाब से देश को चलना चाहिए और सबको बराबर की शक्ति मिले। और बराबर की शक्ति का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, ताकि वो बराबर रूप से जनता के लिए न्याय करे और सभी धर्म पंथ मजहब के लिए वाकई में सेकुलरवाद के हिसाब से काम करे। अगर कोई सरकार किसी धर्म विशेष, मजहब विशेष को अपार शक्तियां देती हैं तो ये गलत है। सेकुलरवाद शब्द संविधान में था नहीं, उसे डाला गया। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को पास होना ही चाहिए। पास ही क्या, मैं तो कहता हूं कि ऐसे अमेंडमेंट बिल की जरूरत ही नहीं है। ऐसे एक्ट को ही, ऐसे संगठन को, ऐसी संस्थाओं को खत्म करने की जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे और धर्म के लोग को अधिकार दिया गया है, उतने ही अधिकार मुस्लिम पक्ष को भी मिलने ही चाहिए। जैसे हिंदू को मिला है, जैन को मिला है, बौद्ध को मिला है, वैसे ही एक सिख बंधु को मिला है, वैसे ही अधिकार उसी के समकक्ष मुसलमान को भी मिलना चाहिए। किसी भी धर्म पंथ मजहब को एकाधिकार, बहुत ही बड़ा अधिकार बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये मेरी अपनी राय है। जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, जो कांग्रेस करती आई है वही सही है, या किसी को ऐसा लगता है कि बीजेपी ही जो कर रही है वही सही है, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए और जो भी गलत योजनाएं हैं, कुछ ऐसे कार्य लेकर के सरकारें आती हैं जो कि आम समाज के लिए हितकारी नहीं है, तो उसका आप विरोध करिए। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ सरकार की बुराई ही करें आप। जिस सरकार को
लगातार 3 बार लोकतांत्रिक ढंग से चुन करके जनता भेज रही है, उसका आप सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। कुछ तो अच्छा कर रही है वो कि देश की जनता के मन में वो है। अब इस पर आप ईवीएम का नाम ले सकते हैं और ईवीएम पर हाथ खड़े कर देते हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। ईवीएम में कमी है, उसके लिए चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था, कोई नहीं पहुंचा वहां पे। सभी दलों के पास बहुत पैसे हैं, लेके जाना चाहिए ना बड़े से बड़े इंजीनियर को। कोई विदेश में बैठ के कुछ बोल देगा, यहाँ प्रोपगंडा फैला देंगे आप, लेकिन जब चुनाव आयोग आपको बुलाता है तो नहीं जाएंगे। साथ ही में आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसके मामले में सुनवाई होती है ईवीएम के मामले में, वहां भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ लोग प्रोपगंडा फैलाते हुए और डेमो मशीन लेकर के वहां पे शोर मचाते हैं, देखिए मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ये दबा रहा हूं, उसको उड़ जा रहा है। ये एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी डमी बना करके, किसी भी प्रकार का डमी बना करके आपके साथ इमोशनल गेम खेल सकता है। लेकिन जो हार्डवेयर है, जिसके लिए चुनौतियां दी गई सरकार, चुनाव आयोग और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर कहां थे आप? और उसी ईवीएम से आपकी भी सरकारें राज्यों में बन रही हैं, आप भी चुन करके, आपके भी सांसद आ रहे हैं, आप भी चुन करके जा रहे हैं। ऐसे जगह आप जीते हैं जहां पर पहले से, काफी पहले से 10-20 साल से आप जीते ही नहीं थे। कैसे ईवीएम वहां सही हो गया? जनता जिन्हें चुनती है, जिन्हें पसंद करती है, उसको वोट करती है और वो चुन करके जाते हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे इस समय सत्ता पक्ष की पार्टी हो। और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल मेरे अनुसार बिल्कुल अमेंडमेंट होना चाहिए, और सुधरती है वक्फ बोर्ड अगर तो ठीक है, नहीं तो ये देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक संस्थानों से चलेगा, न्यायालय से चलेगा, किसी के व्यक्तिगत बनाए गए कानून से नहीं चलेगा, किसी के धार्मिक कानून से नहीं चलेगा। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। ये मेरा तथ्य था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। और कुछ अगर आपको समझाना हो, बताना हो, कोई तथ्य अगर गलत मैं रख पाया हूं अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस अवश्य करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।